एटम क्या है, उसका लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है, उसमें सर्टेन वेवलेंथ ही क्यों होती हैं, एटम स्टेबल क्यों होता है, एटम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे इमिट करता है। इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी ज़िंदगी खपा दी और उन्हीं साइंटिस्ट में से एक थे नील्स बोर। इन्होंने 1913 में एक मॉडल डेवलप किया जिसे बोर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने का सक्सेसफुल प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। चलिए देखते हैं बोर पोस्टुलेट्स को। बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1913 में, 1913 में, और ये बहुत हद तक एक्सप्लेन करने में सफल रहा कि क्यों हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम आता है, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम moves in circular orbits having nucleus at the center under the influence of Coulomb attraction between negatively charged electron and positively चार्ज्ड न्यूक्लियस। तो पहले पोस्टुलेट में इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे रहता है, वो सेंटर पे रहता है। न्यूक्लियस जो है सेंटर पे रहता है और इसी सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स होते हैं और इन्हीं सर्कुलर पाथ्स पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन करता है, रिवॉल्व करता है। अब सवाल उठता है कि इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये कूलॉम्ब अट्रैक्शन की वजह से आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर निगेटिवली चार्ज है E- और जो आपका न्यूक्लियस है इस पर Ze+ चार्ज है। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और E+ क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है पर प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे इफेक्टिवली चार्ज कितना हो जाएगा, Ze+। तो Ze+ और इलेक्ट्रॉन पे E- जो चार्ज है उनमें कूलॉम्ब अट्रैक्शन होता है और इसी कूलॉम्ब अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है। तो पहले पोस्टुलेट में इन्होंने क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियस कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, उनका पाथ कैसे होगा और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है। बोर का सेकेंड पोस्टुलेट था आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स that would be possible in classical mechanics electron can move in those orbits for which the magnitude of its orbital angular momentum
एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल multiple of h over 2 pi, that is mod of L is equal to n h over 2 pi, where n equal to 1, 2, 3 so on so forth. इन्होंने दूसरे ऑर्बिट में क्लियर किया कि न्यूक्लियस अगर सेंटर पर है तो इसको एज ए सेंटर मानते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स हो सकती हैं। वही आर की वैल्यू कंटिन्यूस हो सकती है, आर की वैल्यू 0.1 हो सकती है, 0.01 हो सकती है, 0.001 हो सकती है, 0.00001 हो सकती है, मतलब आर की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। तो इस तरह से न्यूक्लियस को सेंटर मानते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिट से मूव करेगा, इसका जवाब देने की कोशिश उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट से मूव करेगा न्यूक्लियस के अराउंड जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड h over 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। जहाँ पर h क्या है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, h आपका फैमिलियर प्लैंक कांस्टेंट है। and these orbits are called allowed orbits or stable orbits or stationary orbits। ऐसी ऑर्बिट्स जिनमें इसका एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड ये कंडीशन फॉलो करेगा, n h/2 पाई होगा, अर्थात h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उन ऑर्बिट्स को हम अलाउड ऑर्बिट्स बोलेंगे या स्टेबल ऑर्बिट्स बोलेंगे या स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलेंगे। अब यल क्या होता है, यल की वैल्यू होती है, यल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ अलाउड ऑर्बिट्स हैं, ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। तो जो पहली स्टेबल ऑर्बिट होगी या पहली अलाउड ऑर्बिट होगी उसमें इसकी जो रेडियस है सपोज कीजिए वो r1 है और जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो v1 है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, v1 है। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, m इंटू v1। m क्या है यहाँ पर, m है इलेक्ट्रॉन का मास और v1 है उसकी फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट में वेलोसिटी। और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम यल हो जाएगा r क्रॉस p, p बराबर m v1 है। तो r क्रॉस p निकालेंगे तो ये आ जाएगा r1 क्रॉस m v1। अब यहाँ पर r और mb के बीच में, r और p के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, क्योंकि जो p है वो टेंजेंट के अलांग होगा और r आपका उससे 90 डिग्री एंगल पर है। तो ये हो जाएगा r1 m v1 साइन 90, इसकी वैल्यू हो जाएगी m v1 r1। तो फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट में m v1 r1 है। इसी तरह से nth स्टेबल ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, m v1 rn, ये हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट का। और स्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, n इंटू h ओवर 2 पाई। nth ऑर्बिट में ये होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएगा m v1 r1 इक्वल टू h ओवर 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएगा m v2 r2 इक्वल टू 2h ओवर 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में हो जाएगा m v3 r3 इक्वल टू 3h ओवर 2 पाई। तो इस तरह से स्टेबल ऑर्बिट्स में हमेशा
जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। ये इन्होंने एक क्वांटाइजेशन कंडीशन इस पर इंट्रोड्यूस कर दी। अब इससे क्या हुआ, इससे जो आपकी रेडियस है वो क्वांटाइज्ड हो गई, रेडियस जो है कंटिन्यूस न होकर डिस्क्रीट हो गई, और साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड हो गई। अब जब रेडियस और वेलोसिटी क्वांटाइज्ड हो गई, डिस्क्रीट हो गई, तो उनकी एनर्जी भी, इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट्स में एनर्जी भी अलग अलग होगी, डिस्क्रीट होगी, वो कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होगी। इस बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है द इलेक्ट्रॉन इन स्पाइट ऑफ इट्स accelerated motion does not emit electromagnetic energy while moving in an allowed ऑर्बिट। थर्ड पोस्टुलेट है बोहर ने बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी अलाउड एनर्जी स्टेट में ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट नहीं करता। जबकि बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करने में उसका लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है इसका मतलब कि उसमें एक्सीलरेशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है मैक्सवेल की कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा ही करेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उन्होंने थर्ड पोस्टुलेट दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अलाउड ऑर्बिट्स में, अलाउड ऑर्बिट्स क्या होती हैं, जिनमें मॉड ऑफ L NH/2π के इक्वल होता है, इस तरह के स्टेबल ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब वो कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करता है। ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था। अब बात करते हैं बोहर के फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में। फोर्थ पोस्टुलेट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is emitted. Electromagnetic radiation is emitted when an electron moving in an orbit of total energy EI discontinuously moves in a lower orbit of total energy EF, and the frequency of emitted radiation is given by nu equal to EI minus EF divided by H, where H is Planck constant। यहाँ H क्या है, Planck constant, H equal to Planck constant। EI माइनस EF को डेल्टा E भी लिखा जाता है, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E ओवर H। ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है, पर कब, जबकि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे मान लीजिए मूव कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में MBR इक्वल टू NH/2π होगा। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेबल ऑर्बिट में है, सेकेंड से वो फर्स्ट वाली स्टेबल ऑर्बिट में अगर आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगा, और न्यू बराबर कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H। अर्थात
जिस एनर्जी लेवल से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा, दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जीज का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको एच से डिवाइड कर देंगे, वही आपके इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट बहुत ही इस तरह से हमने देखा बोर साहब ने अपने 4 पोस्टुलेट के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि कैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम से स्पेक्ट्रम इमिट होता है। पहले पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ तमाम ऑर्बिट्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता है, उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में जिनके लिए ये कंडीशन फॉलो होती है, यल मॉड ऑफ यल इक्वल टू एन एच/2 पाई। यहाँ पर एन क्या है, 1 2 3 so on so forth। यल को हम MBR भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जिन ऑर्बिट्स के लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी, उन्हीं ऑर्बिट्स में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे। थर्ड वाले पोस्टुलेट में इन्होंने बताया, बोर साहब ने, कि ऐसी ऑर्बिट्स जिनके लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2 पाई के इक्वल होता है, उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। और इनमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। और फिर फाइनली फोर्थ वाले पोस्टुलेट में उन्होंने बताया, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, मान लीजिए E2 से E1 में आया, तो वो हमेशा क्या करेगा, एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो न्यू होगी वो EI माइनस EF डिवाइडेड बाई EH इस फार्मूले के द्वारा दी जाएगी। अर्थात एनर्जी डिफरेंस को प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करने पर हमें इमिटेड रेडिएशन मिल जाएगा।